Hello and welcome in your maths class. Today we will start our lecture with the new topic that is chapter number 6 algebraic expression. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा algebraic expression होगा. So इसमें कुछ जो टर्म्स होती हैं, जो मेन इसकी इंट्रोडक्शन है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पे किसी भी नंबर्स को, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में किसी भी यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. सो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चेंज हो सकता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, तो जितने भी आपके पास यहाँ पे टर्म है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4xy और यहाँ पे क्या है 3y, तो जो हमारे पास वेरिएबल होता है उन्हें हम उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है, तो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं x y z, या a से लेके आप a to z, आप कोई भी अगर ए से लेके जेड तक अगर आप कोई भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है. जैसे यहाँ पे हम अगर 3y लिखा है, ठीक है, तो अगर 3y की वैल्यू 1 होगी तो 3 की इसकी वैल्यू क्या आएगी 3y. लेकिन अगर y की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6. मतलब कि ये वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. ठीक है, तो उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट से, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ओ. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू सेम रहती है, जो वैल्यू चेंज नहीं होती है. ठीक है, अब यहाँ पे जिसके साथ, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो वेरिएबल हमारे पास क्या आ गया था? 4xy आ गया, और क्या आ गया 3y. ये हमारे पास आ गया वेरिएबल. अब कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिसकी वैल्यू सेम रहेगी. जहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे क्या है, अकेला आपको अगर न्यूमेरिकल नंबर कहीं भी आपको अकेला नंबर दिख रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट. तो इसमें क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट हमारे पास 8 आ जाएगा. नाउ अब टर्म्स क्या होती है? ठीक है, तो टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखें. जैसे हमने यहाँ लिखा है 4xy प्लस 3y और प्लस क्या लिखा है 8 लिखा है. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है. अब जितने नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे, जैसे ये लिखा, ये 1 टर्म होगी 4xy, ये 2 टर्म होगी 3y, और ये कौन सी टर्म होगी? 3rd टर्म. तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है इस क्वेश्चन में? 3 टर्म्स है. तो टर्म्स क्या क्या होगी? एक टर्म होगी 4xy, दूसरी टर्म है 3y, और तीसरी टर्म क्या है यहाँ पे 8. तो इसे हम टर्म्स बोलते हैं. अगर मैं लिखता यहाँ पे 4x प्लस 3, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी यहाँ पे टर्म है? 2 टर्म है. ठीक है, तो टर्म्स आपने ध्यान रखना कि कितने नंबर्स आपने वहाँ पे लिखे हैं. ना अब यहाँ पे फैक्टर्स की बात आती है. तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनको बना के कोई नंबर बनता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स है 4xy. ठीक है, तो 4xy के कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे. क्या क्या होगा? एक होगा 4, दूसरा क्या होगा x, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे y. तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, वैसे ही 3y लिखा है. ठीक है, तो 3y के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 3 होगा, और क्या होगा? y होगा. और 8 के फैक्टर क्या होंगे? अगर हम 8 की बात करें तो 8 का फैक्टर होगा 8, और क्या होगा 1, बिकॉज 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 8. तो उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं. ना यहाँ पे एक और टर्म है कोफिशिएंट. तो फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए कि फैक्टर्स होते क्या है. अब कोफिशिएंट का मतलब है, ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा 4xy. ठीक है, तो इसमें आपके पास कोफिशिएंट क्या आ गया? 4, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी. यहाँ पे लिखा है 3y, तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या हो गया 3. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे कोफिशिएंट बोलते हैं. सो इतना सा इसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी. ठीक है, अब इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 से. तो उसमें हमारे यही कंसेप्ट यूज होंगे. अगर कोई नया कंसेप्ट आएगा तो हम उसे साथ साथ वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 6.1. तो अब हम एक्सरसाइज 6.1 की ओर चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है. ठीक है, हमने उसकी क्या करना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वहाँ पे राइट डाउन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ नंबर्स m एंड n सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, कि हमारे पास सम ऑफ नंबर है किसका, m एंड n। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसे लिख लेते हैं यहाँ पे, सम ऑफ नंबर्स m एंड n। तो हमारे पास 2 नंबर है, एक m है दूसरा n है। तो अगर हम इनका सम निकालें तो हमारे पास सम आएगा m प्लस n, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। अब इसमें बोला है कि दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हम नंबर्स को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उन्हें हम उसका प्रोडक्ट बोलते हैं। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं तो उसमें जो मल्टीप्लाई का साइन है वहाँ पर वो ओमिटेड हो सकता है, मतलब कि हम उसे मिटा के m मल्टीप्लाई बाय n mn हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन को आप मिटा सकते हो, उसे नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे। सो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट क्या है, देखो ये बोला था सम ऑफ नंबर को हमने लिख लिया, प्रोडक्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब स्टेटमेंट यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, द सम ऑफ नंबर्स m एंड n, कि जो हमारे पास सम ऑफ नंबर m एंड n का जो ये आ गया, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है, प्रोडक्ट है m n, इसमें से हमने माइनस क्या कर देना है, m और n का जो हमारे पास यहाँ पे सम आया था उसे हमने माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन था ना जो वही लिखा है हमने, ठीक है, द सम ऑफ नंबर्स m एंड n सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 4/5 ऑफ नंबर p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3/4 ऑफ नंबर q। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे गिवन है कि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 4/5 ऑफ नंबर p जो हमारे पास नंबर गिवन है उसका 4/5 को हमने माइनस करना है, किस में से, 3/4 ऑफ नंबर q। जो नंबर q है उसका 3/4 जो पार्ट होगा उसमें हमें यहाँ पे उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते कि है क्या, 4/5 ऑफ नंबर p बोला है आपको, ठीक है, तो हम उसे लिखेंगे यहाँ पे 4/5 ऑफ नंबर p। तो नंबर p का 4/5 क्या होगा, देखो 4/5 बोला तो हम लिखेंगे 4/5, किसका, ऑफ p बोला था तो ऑफ p आ जाएगा साथ में यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा क्या था यहाँ पे 3/4 ऑफ q, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 ऑफ नंबर q। तो 3/4 क्या होगा नंबर q का, तो 3/4 लिखा, 3/4 ऑफ नंबर q आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगी, देखिए यहाँ पे बोला कि 4/5 ऑफ नंबर p इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से माइनस करना है, 3/4 ऑफ q। 3/4 ऑफ q हमारे पास ये है, तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेंगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, 3/4 ऑफ q माइनस क्या देगा, 4/5 ऑफ p। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी जो स्टेटमेंट है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3, दैट इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड स्क्वायर ऑफ y। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस ऑफ x और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ x और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ y, यहाँ पे y को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ x क्या होगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ x। तो स्क्वायर ऑफ x होगा यहाँ पे x⁻²। अगर किसी भी नंबर के ऊपर 2 लिखा होता है दैट मीन्स वो उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ y। तो यहाँ पे y स्क्वायर क्या आएगा, y⁻²। तो y की पावर भी कितनी आ जाएगी, मतलब कि y के ऊपर 2 लिख देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी वो क्या हो जाएगी। अब बोला था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ x, कि x² का जो डिफरेंस है और y² का जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब कि उन्हें हम क्या करेंगे, डिफरेंस रखा है तो माइनस आएगा, जहाँ पे x आपका बड़ा होगा मतलब कि x आप पहले लिखेंगे तो x² भी बड़ा होगा, ठीक है, माइनस क्या देगा y²। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Now come to question number 2. Question number 2 is write term factors and degree of each of following। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, मैंने एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है,
टर्म्स लिखनी है, तो हमने एक कॉलम टर्म का बना दिया, फिर बोला था फैक्टर, तो फैक्टर का कॉलम बना दिया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है डिग्री लिखनी, तो डिग्री का भी हमने एक कॉलम यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आपने यहाँ पे टर्म लिखनी है, यहाँ पे फैक्टर और यहाँ पे डिग्री। तो टर्म क्या होगी, जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में जो डिस्कस किया था कि टर्म होती है, जैसे यहाँ पे -6x है और क्या है 5 है, तो 1 2 कितनी टर्म है इसमें, 2 टर्म है। कौन कौन सी टर्म है हमें उन्हें लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है, -6x है और दूसरा क्या है +5, तो ये हमारे पास टर्म हो जाएगी। अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो इसमें 6x में क्या क्या फैक्टर है हमारे पास, फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे है -6 है और क्या है x है, ठीक है। जैसे हमने किया था ना कि 6x लिखा है माइनस का, ठीक है, इसमें फैक्टर क्या आएगा, एक तो 6 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा x, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस भी आ जाएगा। और वैसे ही 5 के फैक्टर क्या होंगे, अगर हम 5 लिखेंगे, 5 का फैक्टर 5 × 5, 5 और 1 होगा, मतलब कि आपके पास फैक्टर क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब डिग्री क्या होती है, ठीक है, डिग्री का मतलब होता है कि अगर किसी के साथ, जैसे यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी पावर है, कितने टाइम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे तो x एक ही बार है ना, बाकी तो कुछ भी नहीं है, तो x एक बार है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। और 5 के साथ तो एल्जेब्रा है ही नहीं, कुछ भी आपने यहाँ पे XYZ तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे सारा क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0, हमारे पास यहाँ पे डिग्री आ जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 इज 5x - 6y। अब 5x - 6y लिखा है, ठीक है, तो इसमें टर्म क्या हो जाएगी, कितनी टर्म है 2 टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 5x, सेकंड टर्म इज -6xy, तो ये हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या है इसमें, देखिए 5 और x में क्या फैक्टर है, 5 फैक्टर है और क्या फैक्टर है x। यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है, -6 फैक्टर है, x फैक्टर है और क्या फैक्टर है y, ठीक है। कितने नंबर्स इसमें, कितने इसमें अलजेब्रा जो आपने वेरिएबल तो यूज़ किए हैं ना। डिग्री, अब यहाँ पे देखिए 5 और x, 5 के साथ क्या लिखा है x लिखा है, मतलब कि एल्जेब्रिक जो आपके पास एल्जेब्रा आपने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किए हैं वो कितने हैं 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डिग्री इसकी 1 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इसमें कितने आपके पास वेरिएबल है 1 2 वेरिएबल है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। नाउ कम टू द नंबर 3, नंबर 3 इज, यहाँ पे अब देखिए इसमें टर्म कितनी है 9p, एक टर्म तो 9p आ जाएगी। अब दूसरी टर्म क्या है 8p⁴ और q⁵, तो ये हमारे पास 2 टर्म होगी, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे तो फैक्टर आ गया 9 और आ गया p, ये 2 फैक्टर हो गए 9 एंड p। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 लिखा है तो 8 भी फैक्टर हो गया। फिर क्या बोला कि p⁴, मतलब कि p कितनी टाइम है 4 टाइम, 1 2 3 4। फिर q⁵ कितना है 5, तो यहाँ पे q कितना टाइम आएगा 5 टाइम, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसे फैक्टर्स इसके लिखने हैं। अब डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे कितनी डिग्री है, कितने वेरिएबल है 1, तो इसकी डिग्री होगी आपके पास 1। लेकिन नीचे वाले में वहाँ पे आपके पास कितनी डिग्री है, कितने वेरिएबल यहाँ पे है, वेरिएबल को काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट वन, अब जो हमारे पास लास्ट है दैट इज 7/8m एंड 5/9n। तो इनके हमारे पास क्या क्या यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस के बाद जो टर्म, देखिए जो प्लस और माइनस आगे पीछे जो भी हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसे हम टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 7/8 है तो एक टर्म क्या है 7/8m, ठीक है। दूसरा यहाँ पे -5/9n, ये हमारे पास 2 टर्म होंगी, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे इसमें, अब ऐसे में आपने ध्यान रखना है कि फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर तो वही होगा, ठीक है। एक हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो जाएंगे 5/9 -5/9 एंड m, तो डिग्री यहाँ पे कितनी आएगी 1, यहाँ पे भी कितनी आएगी 1। तो इस तरह से हमें डिग्री निकालनी है, ठीक है। डिग्री फैक्टर्स एंड टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो डिग्री का मतलब यहाँ पे हो गया कि कितनी जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स है वो कितना टाइम यूज हो रहा है उसे हम डिग्री बोलते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, हमें उनकी डिग्री यहाँ पे लिखनी है कि डिग्री कितनी होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम करेंगे कैसे, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन इसका फर्स्ट वन का होगा। अब देखिए हम यहाँ पे जो आपके पास टर्म है और डिग्री है उन्हें हम अलग अलग यहाँ पे कॉलम्स में लिखेंगे तो हमारे लिए वहाँ पे इजी रहेगा। तो हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम जो कॉलम्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि कितनी टर्म्स आपके पास है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिग्री, डिग्री, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स, यहाँ पे डिग्री। अब कितनी टर्म है, 1 2 3, तो यहाँ पे कॉलम भी कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, ठीक है। और जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी, यहाँ पे था 2 पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा अलग चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2.6 AB, एक टर्म तो हमारे पास ये होगी, सेकंड टर्म क्या आएगी 1.9A, थर्ड टर्म क्या आएगी 6.7B। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स यहाँ पे यूज हुई है। अब डिग्री कितनी होगी यहाँ पे, डिग्री हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया था कि हम डिग्री क्या होती है, जितने हमारे पास वेरिएबल को हम यूज करते हैं उन्हें हम डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हमारे पास यूज हुए, देखिए A और B, क्योंकि A की कितनी डिग्री है, कितने टाइम A यहाँ पे यूज हुआ है, 1 टाइम, B भी कितने टाइम यूज हुआ है यहाँ पे, 1 टाइम यूज हुआ है। तो हमारे पास जो डिग्री होगी दैट विल बी, डिग्री होगी, देखिए A की डिग्री कितनी आएगी 1, और B की डिग्री भी कितनी होगी 1, तो टोटल डिग्री कितनी होगी यहाँ पे 2। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है A, और A भी 1 टाइम ही यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी 1। वहाँ पे क्या है 6.7B, तो वहाँ पे जो वेरिएबल है क्या है B है, और B 1 ही टाइम यूज हुआ है, तो वहाँ पे डिग्री कितनी होगी 1। अब जो हमारे पास यहाँ पे, अब एक चीज ध्यान रखनी है, जितनी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी वही हमारे पास डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कहलाती है। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन वी कैन राइट है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होगी यहाँ पे 2, बिकॉज जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होगी, सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा बात हमारे पास होगा वही डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलर हमें ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट में क्या आ जाएगा टर्म, सेकंड में आ जाएगा डिग्री, बिकॉज हमें डिग्री ही निकालनी है। अगर हम टर्म्स के थ्रू निकालते हैं अलग अलग करके तो इजी रहेगा। अब फर्स्ट वन में टर्म कितना है हमारे पास 1/3 m⁻³ एंड n⁻³ m के ऊपर भी 3 है, m के ऊपर भी 3 है। दूसरी डिग्री जो टर्म है वो क्या है -3/8 n³, तो ये हमारे पास दूसरी टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, देखिए अब इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास m के साथ कितनी पावर है 3, मतलब कि m कितने टाइम है 3 टाइम है, तो हम लिख सकते हैं जैसे m 1 2 3, ठीक है। तो कितनी डिग्री होगी 3, n कितने टाइम है 3 टाइम, तो 1 2 3, तो टोटल डिग्री कितनी होगी 1 2 3 1 2 3, मतलब कि हम लिख सकते हैं 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 6, क्योंकि पावर कितनी है, मतलब कि m कितनी बार लिखा 3 टाइम, n भी कितने टाइम लिखा 3 टाइम, तो पावर कितनी होगी, सॉरी डिग्री कितनी होगी 6। यहाँ पे तो n सिर्फ 3 टाइम है, मतलब कि जो डिग्री है वो कितनी होगी 3 होगी। अब इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होता है जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री होती है। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है 6 है, तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कितना होगा 6, एक्सप्रेशन विल बी 6। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्रेजेंट द टर्म एंड फैक्टर बाय यूजिंग द ट्री डायग्राम। तो हमें यहाँ पे ट्री डायग्राम को यूज करके टर्म्स और फैक्टर को यहाँ पे बताना है, वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन इज, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज 8x - 11, तो 8x - 11 हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टर्म्स लिखेंगे, कितनी टर्म्स इसमें 2 टर्म है, एक टर्म आपके पास क्या है 8x है, दूसरी टर्म क्या है -11 है। तो यहाँ पे इसके ये तो हमने टर्म लिख दी, ठीक है, हमने बोला कि टर्म भी लिखनी है और फिर फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म लिखेंगे फिर हम उसके फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, एक तो आ गया 8, दूसरा क्या आ गया x, यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो जाएंगे -11 और क्या हो जाएगा साथ में 1, बिकॉज किसी का फैक्टर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे क्या था 1 आ जाता है, बिकॉज 11 × 1 इज इक्वल टू 11। सो कम टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज 9a² - 7ab, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन की वन है, इसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इसमें टर्म्स क्या क्या है, 9a², एक टर्म तो ये होगी, फिर के दूसरी क्या है 7ab। तो अब इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या आएगा 9 आएगा। अब a² लिखा है ना, a के ऊपर 2 है, मतलब कि a कितने टाइम आएगा 1 टाइम, फिर कितने टाइम आएगा 1 टाइम, मतलब कि a 2 टाइम आएगा। देन सेकंड इज 7ab, तो 7 लिखा है, लेकिन 7 कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे माइनस का 7, देन a और देन यहाँ पे b। तो इस तरह से हमें यहाँ पे टर्म्स एंड फैक्टर्स को लिखना है। थर्ड वन हमारे पास क्वेश्चन बचता है, पार्ट नंबर थर्ड। सो पार्ट नंबर थर्ड इज एक्सप्रेशन इसमें जो गिवन है दैट इज 3x² प्लस 7x², ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसे हमें इसी तरह से लिखना है। अब इसके फैक्टर्स क्या, सॉरी टर्म्स क्या क्या है, 3x²y, यहाँ पे क्या है 7x²y, तो ये हमारे पास 2 यहाँ पे टर्म्स इसकी गिवन है। अब हमें इसका फैक्टर्स लिखें तो फैक्टर्स हो जाएगा 3, यहाँ पे x के ऊपर 2 लिखा है, मतलब कि x कितने टाइम आएगा 2 टाइम, और y अकेला है तो y को अकेला ही आएगा, ठीक है। वहां पर भी क्या फैक्टर्स आ जाएंगे इसके 7x², मतलब कि x कितने टाइम आएगा 2 टाइम आएगा, क्योंकि x के ऊपर 2 लिखा है। तो y के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तो y को एक ही टाइम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को करना है। तो दैट इज इनफ फॉर टुडे, ये आज की क्लास में इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।